Hello viewers, I am Deepti. On your repeated request to make a separate video for topography sheet, today I am going to make that video and I will try my best to make all your doubts clear regarding this and to clear all minute details related with this topic. I have taken this extract from the topographical sheet number G43S10 and easting 62 to 70 and northings 27 to 36. Now our first question is give the 4-figure grid reference of the settlement of Pithapura. So for 4 grid, first the value of easting behind the feature, that is 66 you can see on the screen. Then the value of the northing below the feature, that is 33. So our 4 grid reference for settlement Pithapura is 6633. तो याद कैसे रखेंगे? पीछे वाला और नीचे वाला, तो पिछला और निचला. Now second part of the same part is give the 6-figure grid reference of the point where the 2 metal roads meet the national highway 168. national highway आ रहा है, दोनों roads meet कर रही हैं और place है north west of Gulabganj. So for 6-figure grid reference of the point where these 2 metal roads meet the national highway 168 और वो भी हमने गुलाबगंज के नॉर्थ वेस्ट में वाला पॉइंट ही लेना है. तो फर्स्ट राइट द 4 grid reference leaving a gap for third and 6th digit. So we will write 64 dash then 32 dash. तो 4 grid तो हो गया 6432, लेकिन 64 के बाद एक गैप है और 32 के बाद एक गैप है. Now place a ruler horizontally from the easting up to the point of reference. जो भी हमारा पॉइंट जहां पर ये मीट कर रहे हैं, point of reference of the feature and count the distance in millimeter and divide it by 2. डेट इज हमारा 10 मिलीमीटर आ रहा है. आप हॉरिजॉन्टल स्केल अगर रखेंगे तो हम इसका इट मीन्स हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5 एंड सो हमारा थर्ड डिजिट हमारे को क्या मिल जाएगा 5. तो वी विल राइट 6 4 एंड देन 5. नाउ इन केस अगर यहाँ पर एक और आपके लिए क्लू है, इन केस एन ऑड नंबर द रोल ऑफ डेसिमल नंबर हैज टू बी फॉलोड आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2. तो रूल तो वही रहेगा कि हमने 2 से ही डिवाइड करना है, लेकिन ऑड नंबर में केस में आपको पता है ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड होकर डेसिमल में आएगा उसको हम इंक्रीज कर देंगे. द रिजल्ट विल बी द नेक्स्ट हायर नंबर. That is, if the distance from the easting is suppose 7 millimeter है, then divided by 2 it means 3.5 हो गया, and but we will take 4 as the third digit. हाँ, one more important point here, one exceptional case when the distance from the easting is 19 millimeter आ रहा है, तो 19 आपका quite close होगा, टोटल 20 divisions होते हैं, तो 19 मीन्स आपकी लास्ट डिजिट से बिल्कुल 1 मिलीमीटर नीचे रह जाएगा. देन वी डिवाइड बाय 2 वी गेट 9.5 मिलीमीटर. तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 10 होना चाहिए था, बट यहां पर एक्सेप्शनल केसेस वी विल राइट 9. तो यहां पर हम इंक्रीज नहीं करते बल्कि डिक्रीज करेंगे. बाकी जहां भी हमारा ऑड नंबर आएगा हम नेक्स्ट डिजिट कंसीडर करेंगे. नाउ अब सेकेंड इसके लिए आते हैं 6 डिजिट के लिए. नाउ प्लेस द रूलर वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थिंग, सीधा रखेंगे वर्टिकली अप टू द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस ऑफ द फीचर. काउंट द डिस्टेंस एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2. हियर हमारे पास आ रहा है 1 या फिर 2 भी आप ले सकते हैं. ऑड डिजिट कंसीडर करेंगे तो 1 है, बिल्कुल स्लाइटली सा ऊपर है आपकी जो रेफरेंस लाइन है उससे थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर है. तो अगर मैं 1 भी ले रही हूँ या 2 भी ले रही हूँ, डिवाइड बाय 2 करूंगी मीन्स क्या हो जाएगा मेरे पास 6 डिजिट मेरे पास आ जाएगी 1, क्योंकि मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगी तो भी 1 आएगा. अगर 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 0.5 आएगा, और हम ऑड डिजिट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो 0.5 का मैं नेक्स्ट डिजिट क्या लूंगी 1 ही लूंगी. इट मींस मेरे को 6 डिजिट में क्या मिलेगा 1. तो हमारा टोटल 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हो जाएगा 6 4 5 3 2 1. Now coming to next question, calculate the area enclosed by eastings 66 to 69 and northings 28 to 32. तो इसमें हमने ईस्टिंग्स को सिर्फ काउंट नहीं कर रहा, आप ईस्टिंग्स पे फिंगर रखिए ताकि इसकी गलती ना हो. तो 66 टू 67 एक ग्रेड हो गया, फिर 67 टू 68 एंड देन 69. इट मींस टोटल ईस्टिंग्स में इस पर कितने ग्रेड आ रहे हैं 3 ग्रेड आएंगे. नॉर्थिंग्स 28 टू 32, तो नॉर्थिंग्स में कितने हो जाएंगे 28 टू 29 1 ऐसे करके हमारे पास 4 ग्रिड आ जाएंगे. तो टोटल हमारे पास एरिया एनक्लोज कितना हो जाएगा, हम ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पर वो ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4 इट मीन्स 12 ग्रिड स्क्वायर आएगा. और हमें पता है कि द एरिया ऑफ 1 ग्रिड स्क्वायर इज, यहाँ पर हमारे पास 1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 12 ग्रिड्स का कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर किलोमीटर. प्लीज रिमेंबर टू प्लेस किलोमीटर स्क्वायर. अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एरिया है और एरिया स्क्वायर किलोमीटर में ही देना है आपने.
टोपोशीट के किसी भी क्वेश्चन में जब एरिया पूछा जाएगा। Next part is which is the most important settlement in this extract and give 4 evidences to support your answer। अब most important settlement के लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले settlement के लिए आपको रेड छोटे छोटे स्क्वायर्स देखने हैं, जहां पर भी रेड है वही तो सेटलमेंट है ना हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जो मैप पे दिखाई दे रही है वो है सिरौरी। तो सिरौरी SIRO आ रही है, आप सर्च करेंगे आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है। द सेटलमेंट हैज एक तो यहाँ पर क्या चीज हमारे को दिखाई दे रही है, आपको छोटा सा साइड में लिखा हुआ डिगी दिखाई देगा। तो डिगी होती क्या है? टैंक यूज फॉर कलेक्टिंग वाटर। तो यहाँ पर पानी के लिए कलेक्ट करने के लिए टैंक दिया गया है, तो डिगी है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का सिंबल है, डिस्पेंसरी का सिंबल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है। इन सब सिंबल्स में आपने ध्यान से देखना है, सर्कल के अंदर प्लस है, सर्कल के बिना प्लस है और सर्कल का कलर चेंज है, बस इतना देखना है। तो आपको यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, वेटरनरी हॉस्पिटल और एक पोस्ट ऑफिस भी दिखाई दे रहा है। मोरोवर सिरौरी का एक और प्लस पॉइंट क्या है? इट इज सिचुएटेड अलोंग एन इंपॉर्टेंट हाईवे, वहां से गुजर रहा है। तो नेशनल हाईवे 168 नंबर उसके पास से गुजर रहा है। तो हम ये सारी चीजें लिखेंगे। आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जब आंसर देते हैं कि इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सी है, तो आप जिन चीजों को ज्यादा ढूंढ पाएंगे वहां पर, मतलब मैन मेड फीचर्स ज्यादा ढूंढेंगे। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैन मेड फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो अगले पार्ट में आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस आपको लर्न रखनी है। जैसे मान लीजिए क्वेरी आता है, तो क्वेरी क्या हो गया? मतलब मार्बल स्टोन क्वेरी होगी या लाइमस्टोन क्वेरी होगी। सिंबल्स के साथ याद रखिए। किल्न है तो इट मींस लार्ज आउटडोर अवन है फॉर बेकिंग ब्रिक्स, जिसमें हम ड्राई करके ब्रिक्स को बेक करते हैं। तो उसका सिंबल आपने ध्यान रखना है। एक में सर्कल्स को मतलब आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे और दूसरे में ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ही आपको सिंबल में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर स्टोनी वेस्ट है तो इट मींस वो बैरन लैंड है विद स्टोन्स है। अगर डेप्थ लिखा है तो इट मींस वो डिप्रेशन है कॉज्ड बिकॉज विंड इरोजन है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स टोपोशीट के अंदर कवर किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास है डी पार्ट में, हाउ कैन वी इन्फर दैट द रीजन इन दिस एक्सट्रैक्ट हैज ए प्रीडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी होने का क्या हमारे पास यहाँ पर इंडिकेशन है? येलो वॉश, यानी कि येलो एरिया, येलो वॉश suggests that crop farming is the predominant occupation of the people of this region. Hence it is a rural economy, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर ही predominant है, फार्मिंग ही हो रही है। Next part of the same question is give reason that prove that electricity has been provided to the people of this region, कि बिजली आ रही है इस गांव तक। तो आप क्या देंगे? Presence of power lines, पावर लाइन्स हैं विद पाइलॉन्स एज वेल एज पावर लाइन्स विद पोल्स भी हैं। Suggest that electric power has reached these rural settlements। तो आप पावर लाइन को अच्छे से जज कर सकते हैं, आपको पता है उसका सिंबल क्या होता है, आप देखते जाएंगे पूरी क्लियर एक स्ट्रेट पावर लाइन यहाँ पर आ रही है। तो उससे आपने इंडिकेशन, उसका पूरा सिंबल देना है आपने कि पावर लाइन्स विद पाइलॉन्स भी है एज वेल एज पावर लाइन्स विद पोल्स भी है, जिससे पता चल रहा है कि इस रूरल सेटलमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट ई पार्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस अलोंग द मेटल्ड रोड फ्रॉम द कॉजवे इन ग्रिड स्क्वायर 6829, जिसमें आ रहा है टू द जंक्शन ऑफ दिस रोड विद द नेशनल हाईवे 168, जहां पर ये 168 से मिल रही है। तो अब इसमें डिस्टेंस जो होता है ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से होता है। अगर वो डायरेक्ट डिस्टेंस मेंशन करते हैं तो हम डायरेक्टली स्केल रखते हैं, जितनी नंबर ऑफ डिविजन्स आती हैं हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और हम मेंशन क्या करते हैं कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, इसीलिए हमारा इतना किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप और दूसरा इनडायरेक्ट डिस्टेंस अगर आपने मेजर करना है तो आपको थ्रेड दिया जाता है, उस थ्रेड को आपने पूरा रखना है, डॉट टू डॉट पूरा मैच करवाना है। और जिस ग्रिड से आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा कहना है कि आप उस ग्रिड में जहां से आप पॉइंट ले रहे हो उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके, जैसे हम डायगोनल्स बनाते हैं रेक्टेंगल में और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, वहां से उस थ्रेड को स्टार्ट कीजिए। सिर्फ उस ग्रिड के बाहर मत रहिए। जैसे 6 टू जो भी इसने ग्रिड नंबर दिया है अभी आपके पास 6829, तो उस ग्रिड के अंदर थोड़ा सा चले जाइए। बेसिकली उस ग्रिड का डायगोनल जहां मीट करते हैं उस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 9.9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मैप पे आ रहा है। तो इट मींस 9.9 का हाफ क्या हो जाएगा? 4.95 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्केल कितना हो गया हमारा? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आपने साइड में मेंशन भी कर देना है ताकि आपको भी गलती ना लगे।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ डेफिनेशंस भी आई जाती हैं इसके अंदर। जैसे अब सिंपल सा आ रहा है रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, तो रिजर्व फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड hunting of animals are not allowed, or you can write prohibited in this area, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। सेकेंड डेफिनेशन इज फायर लाइन। तो फायर लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। फायर लाइन इज अ वाइड क्लियरिंग और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर इसकी विड्थ ली जाती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, हम अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिख देंगे, बट आपकी बुक्स में 5 मीटर ही दिया गया, तो एक 5 मीटर चौड़ा हम क्लियर कर देते हैं जंगल। तो वाइड क्लियरिंग मेड इन द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट अ फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, क्योंकि जो जंगल में पेड़ बहुत पास पास है तो कैनोपी बहुत पास पास होती है, तो अगर एक जंगल के एक पार्ट में आग लगेगी तो वो आगे से आगे स्प्रेड होती जाएगी। तो फायर लाइन का मतलब होता है कि वो उस फायर को, फॉरेस्ट फायर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर देती है। तो एक चौड़ा सा पार्ट बीच में छोड़ दिया जाता है। Next, G part is mention any two natural and two man-made features observed in grid square 6829। तो अब सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि मैन मेड में कौन कौन से फीचर्स आपने लिखने हैं और नेचुरल में कौन कौन से फीचर्स लिखने हैं। तो मैन मेड में कौन कौन से आ जाएंगे, मेटल्ड रोड, पावर लाइन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, टेम्पल्स, लाइंड पेरिनियल वेल्स, पेरिनियल टैंक, कार ट्रैक, टेम्परेरी हट्स, ऑल दीज आर मैन मेड फीचर्स। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी मुझे जितने ध्यान में आए। नेचुरल फीचर्स में आएंगे फॉरेस्ट, नॉन पेरिनियल स्ट्रीम, नॉन पेरिनियल रिवर, स्टीप स्लोप्स, ब्रोकन ग्राउंड, सैंड फीचर्स, ये सारे हमारे नेचुरल में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अभी हमें पूछा गया है कि आपको यहाँ पर 2 नेचुरल और 2 मैन मेड फीचर, जो कि हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता ही है, बट जो दिया जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्ट उसी से लेना है। तो इट मींस यहाँ पर हमारे नेचुरल फीचर्स में क्या बन रहा है, ओपन मिक्स्ड जंगल और सीजनल स्ट्रीम, ये नेचुरल हो गए। और मैन मेड में यहाँ कॉजवे आपको दिखाई दे रहा है, फुटपाथ आपको दिखाई दे रहा है, और जो मैंने अभी आपके साथ बाकी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो अपनी रेफरेंस के लिए आप बचा के रखिए, क्योंकि जो ग्रिड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने वहां पर देखना होगा जो एक्सट्रैक्ट आएगा। और यहाँ पर हमें 6829 दिया था तो हमने उसी ग्रिड के अंदर देखना है। सेकेंड पार्ट, वेयर डज गुलाबगंज गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम। गुलाबगंज को पानी कहाँ से मिल रहा है, and how can you infer that this is the only water supply from this source for some months of the year। और कुछ महीने तक गुलाबगंज को पानी सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलता है, ये हमें कैसे पता चल रहा है। तो गुलाबगंज गेट्स वाटर फ्रॉम, आप साथ में देख रहे हैं उसके मोती तालाब साफ साफ लिखा हुआ है, तो मोती तालाब से मिल रहा है। दिस पॉन्ड और लेक इज नॉट पेरिनियल एज इट इज शोन इन ब्लैक एंड नॉट इन ब्लू। हमें पता है जो पेरिनियल वेल होते हैं या पेरिनियल वाटर बॉडी होती है वो हम ब्लू से दिखाते हैं, बट यहाँ हमने ब्लैक से दिखाया है। इट मीन्स ये पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल मीन्स इसको पूरा साल पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग 10 आर in grid square 6832 and 4 आर in grid square 6833। तो पहले हम 6832 में जाएंगे और हम 10 आर देखेंगे। तो अब जब भी आर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए 3 कीवर्ड्स आपने लर्न रखने हैं। 3 कीवर्ड्स में क्या आएगा, क्योंकि आर लिखा है तो क्या होता है, रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट का मतलब होता है हम उस चीज को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो भी उसके सराउंडिंग चीजें उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव हाइट वर्ड जरूर आपने मेंशन करना है। इसके अलावा जो फीचर दिया गया है वो सैंड ड्यून भी हो सकता है, वो स्ट्रीम भी हो सकता है, वो वेल भी हो सकता है, कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है। तो वो फीचर और उसके आगे जितना भी, जैसे कि यहाँ 10 आ रहा है तो आपने 10 मीटर करना है, 10 पे छोड़ नहीं देना आंसर को, 10 मीटर। तो 3 कीवर्ड्स आपने रिमेंबर रखने हैं जब आप ऐसा कोई भी आंसर देंगे। फर्स्ट इज रिलेटिव हाइट, सेकेंड इज फीचर जिसके बारे में वो रिलेटिव हाइट दी गई है, और दूसरा आ गया 10 मीटर। अब यहाँ पर एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपके पास ये 10 आर या जो भी 3 आर 4 आर जो भी नंबर है, अगर वो ब्लैक कलर में दिया गया है तो ब्लैक कलर मीन्स वो वहां पर रिलेटिव हाइट दी गई है। अगर वही नंबर जो है 10 आर या 3 आर 4 आर वो रेड कलर में दिया गया है तो रेड कलर मीन्स वो रिलेटिव डेप्थ दी गई है। तो रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं। इफ इट इज इन रेड देन इट इज रिलेटिव डेप्थ, एंड इफ इट इज ब्लैक देन इट इज रिलेटिव हाइट।
तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो 10r यहाँ ब्लैक में दिया गया, इट मींस ये रिलेटिव हाइट है। अब रिलेटिव हाइट किस चीज की है, तो वो फीचर हमने वहां जाके देखना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एम्बैंकमेंट दिखाई दे रही है अक्रॉस द, कौन सी नदी है, सीपू नदी। तो रिलेटिव हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट अक्रॉस द सीपू नदी इज 10 मीटर। अगर ये यहाँ पर 10 मीटर रेड में दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव डेप्थ। इसका सेकेंड पार्ट है 4r। तो 4r आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4r आपने ग्रिड लेना है 6833 में। तो रिलेटिव हाइट ऑफ द स्ट्रीम बैंक, यहाँ पर स्ट्रीम बैंक है और उसकी रिलेटिव हाइट भी 4 मीटर है। दोनों हमने रिलेटिव हाइट ही है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक से ही दिया गया, बट मैंने बता दिया अगर रेड होगा तो रिलेटिव के साथ वर्ड लगेगा डेप्थ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रैकिश, लिखा हुआ है ग्रिड है 6232 में। अब ब्रैकिश वर्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रैकिश जब भी ये वर्ड आएगा इसको आपने रिप्लेस किस वर्ड से करना है, वाटर विद हाई सॉल्ट कंटेंट, कि वो पानी जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप ब्रैकिश ही वर्ड नहीं यूज कर सकते कि वाटर विच इज ब्रैकिश, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, द वाटर ऑफ द वेल हैज हाई सॉल्ट कंटेंट एंड इज देयरफॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन। दोनों के लिए ही वो वाटर ज्यादा अच्छा नहीं है, ना इरिगेशन के लिए और ना ड्रिंकिंग के लिए। कभी भी ब्रैकिश वाटर एज इट इज वर्ड यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एविडेंट इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। तो इरिगेशन मींस आप वाटर सप्लाई कहां से ले रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला ही हम क्या लिखेंगे, लाइन्ड पेरिनियल वेल्स एज एविडेंट फ्रॉम द न्यूमरस ब्लू डॉट्स। ये साथ में लिखना है कि ब्लू डॉट्स हैं इसीलिए लाइन पेरिनियल वेल्स हैं। दूसरा बहुत बड़ा सोर्स आपको दिखाई दे रहा है सीपू रिवर, द सीपू रिवर, द एम्बैंकमेंट अक्रॉस द सीपू रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो उसने जो भी इरिगेशन के लिए बोला तो ऑब्वियसली वहां से आ ही रहा है पानी। तो सीपू रिवर पे जो एम्बैंकमेंट है इम्पाउंड्स द वाटर इन अ रिजर्वायर which is then discharged with the help of sluice gates लगे हुए हैं। Aqueduct shown in blue carries the water from the Sipu river to the agriculture field। तो मीन्स उनके द्वारा पानी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में आ रहा है, इसीलिए हम दिखाएंगे कि यहाँ एक्वाडक्ट भी लगा हुआ है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, what does 280 in brown in grid square 6329 indicate। तो 280 जो लिखा है इसका क्या मतलब है, 280 इन ब्राउन इंडिकेट्स क्या है, ये कंटूर लाइन है। जो भी ब्राउन कलर में दिए होते हैं ये कंटूर लाइन का फीचर होता है। डेट ज्वाइन ऑल प्लेसेस लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 280 मीटर अबव मीन सी लेवल। जब भी हम इसकी हाइट लेते हैं तो हम अबव मीन सी लेवल ही लेते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कंटूर लाइंस मीन सी लेवल से ली जाती है, जो हम रिलेटिव डेप्थ और हाइट कह रहे थे वो मीन सी लेवल से नहीं ली जाती है। लास्ट आ रहा है ब्लैक ब्रोकन लाइन्स इन ग्रिड स्क्वायर 6631। तो ब्लैक ब्रोकन लाइन क्या होते हैं, ये ब्रोकन ग्राउंड्स हैं। ब्रोकन ग्राउंड्स आर डेवलप्ड ड्यू टू सॉइल वेदरिंग अलोंग रिवर बैंक्स। और लास्ट है रेड पैरेलल ब्रोकन लाइंस इन ग्रिड स्क्वायर 6628। तो रेड और पैरेलल ब्रोकन लाइन है, तो इट मींस क्या हो जाएगी, ये अनमेटल्ड रोड है। अगर मेटल्ड होती तो फुल रेड लाइन होती। तो ये लाइंस आपको याद रखनी है। ब्लैक वर्टिकल लाइन है तो लॉन्गिट्यूड है, ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो लैटिट्यूड है, जनरल स्लोप है तो आप फ्लो ऑफ रिवर चेक करेंगे, रिड्यूसिंग स्पॉट हाइट देखेंगे, या फिर अगर फ्लो ऑफ रिवर ही पूछा गया है तो आप पहले एरो की डायरेक्शन देखेंगे। अगर एरो नहीं मिलेगा तो रिड्यूसिंग स्पॉट हाइट को देखेंगे। ऐसे कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि आप कौन कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में गलतियां कर सकते हैं। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Still, if you are left with any doubt related with topography map, you can write me in the comment section. I will definitely try to clear your doubt. Thank you.